है आप लोगों का। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग रोड मैप के हिसाब से चलेंगे और पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक चैप्टर से लेके मॉडर्न हिस्ट्री का और 9 चैप्टर तक 9वें चैप्टर तक जो है मैंने कंप्लीट किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, आप उसको पहले जाके देख लें अगर आप लोग देख सके तो, या आप लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है 10वां चैप्टर है जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे जो है मॉडर्न हिस्ट्री के ऑलरेडी कंप्लीटेड है चैप्टर। ठीक, प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम करके लिखा होगा। ठीक, खैर, तो ये 10वां चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मोटा मोटी हमारे पास 60 दिन है। 60 दिन कैसे है, क्योंकि 26 जुलाई को प्री होने जा रहा है। ठीक है, डेट ऑलरेडी बताया जा चुका है बीपीएससी का। तो अभी 27 मई है और 26 जुलाई, तो मोटा मोटी 60 दिन है। हम सारा चीज कवर करेंगे। अभी का एजेंडा क्या रहेगा हमारा कि पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जो 10वां चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर स्पीडी का और इडुटेरिया का हमारा करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, जो एक एक महीने का होगा, अभी उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक, और तीसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा कि हम दोनों मिला के करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन और हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन का एक और वीडियो होगा जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एमसीक्यू होगा। ठीक, समझ गए। तो ये हमारा अभी का एजेंडा है, आज का एजेंडा है। कल का हमारा और एडवांस एजेंडा होगा क्योंकि कल छुट्टी है। ठीक, हम भी वर्किंग ही है। ठीक, तो मैं भी वर्किंग ही हूँ, तो मेरे पास इतना ज्यादा समय होता नहीं है दिन में, लेकिन रात में होता है, तो रात में ही मैं इसलिए वीडियो डालता हूँ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, जो छुट्टी वाला हमारा दिन होगा उसका हम यूटिलाइज ज्यादा करेंगे और उसमें हम जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग में बहुत सारे लोग जो है वो ड्यूटी में जाते होंगे, काम करते होंगे, कॉलेजेस स्कूल में पढ़ते होंगे, स्कूल में तो नहीं, कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, है ना, या कंप्लीट कर लिया होगा या कुछ भी करते होंगे। तो टाइम की स्कार्सिटी तो होती है, लेकिन हमको अपना जो है कंप्लीट करना होता है। ठीक है, जो भी हमने सोचा है, तो जो भी हमारा अचीवमेंट होने वाला है वो इन्हीं 60 दिनों में कड़ी मेहनत करने के बाद होने वाला है। तो और बिना किसी बात के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस डिस्कशन को। तो चैप्टर का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उनके नेता। ठीक है, तो 19वीं सदी में भारत का जो समाज है वो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और सामाजिक असमानताओं में जकड़ा हुआ था। तब कुछ महान विचारकों ने साहस से आवाज उठाई। उसमें राजा राम मोहन राय जो है वो अग्रणी विचारक थे। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी थी। एक ऐसा आंदोलन जिसे धर्म, समाज और शिक्षा को नया रूप दिया था। ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक, तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और इनको इस बात की उपाधि दी जाती है कि आधुनिक भारत के निर्माता भी यही है। ठीक है, इनका जन्म होता है 1772 को और मृत्यु होती है 1833 को। इनको 12 भाषाओं का ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान था, समझ गए। तो ये 12 भाषाओं के विद्वान थे, ये लिखना पढ़ना बोलना सब जानते थे उसके बारे में। ठीक, तो राजा राम मोहन राय 1772 से लेके 1833 को भारतीय पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे क्योंकि संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, ये सब मिला के 1 दर्जन भाषाओं का इनको जो है ज्ञान था। समझ गए। इसके अलावा बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने बंगाली व्याकरण भी लिखा था। उनके सुधारवादी विचारों की 3 नींव है। ठीक है, 3 स्तंभ है। ठीक, जो नींव है उसके 3 स्तंभ है। पहला तो है मानवता और दूसरा है समानता और तीसरा है एकेश्वरवाद। ठीक है, मानवता और समानता, एकेश्वरवाद। और उन्होंने क्या किया, वेदों का सहारा लिया था। ठीक, इस बात को प्रूफ करने के लिए कि हम भी जो है, यानी हिंदू समाज भी है, वो एकेश्वरवाद को ही मानता है। तो 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को एक उपहार के रूप में जो है एक किताब लिखा था जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ये किताब किसने लिखा था तो आप बता देंगे राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ये उस समय की प्रसिद्ध पुस्तक थी। ठीक, वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद करके उन्होंने सिद्ध किया था कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद का ही समर्थन करते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मीय सभा सुधार की पहली पहल 1814। पहली पहल होती है जब आत्मीय सभा का
क्या होता है, फाउंडेशन होता है। तो आत्मीय सभा का उद्देश्य क्या था? 1814 में इसको कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसका मतलब होता है मित्रों का समाज। इसके माध्यम से राजा राम मोहन राय ने समाज की कई बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया था, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जाति प्रथा की कठोरता की निंदा की थी, अर्थहीन रीति रिवाज का खंडन किया था और सभी धर्मों की मूल समानता पर बल दिया था। उसके अलावा इन्होंने एक विवाद खड़ा किया था 1820 के अंदर। इन्होंने क्या किया था? परसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम का एक किताब लिखा था, ठीक है, पुस्तक लिखा था, जिसमें इन्होंने यीशु के नैतिक संदेश की तारीफ की थी, लेकिन ईसाई धर्म को जो है मतलब उसके अंधविश्वासी जो रीति रिवाज थे उसको भी उजागर किया था, उसकी आलोचना भी की थी, ठीक है। इससे ईसाई मिशनरी जो थे, यानी ईसाई धर्म को फैलाने वाले, वो लोग नाराज हो गए और कई जो है इनके मित्र थे जो ईसाई थे वो भी इनसे दूर हो गए, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि ये ईसाई धर्म की बुराई कर रहा है, हिंदू धर्म में हम लोगों को ले जाना चाहता है, धर्म परिवर्तन टाइप, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि हर व्यक्ति को स्वयं धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए और सोच समझकर नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में, ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या है वो भी देख लेते हैं। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का गठन किया, जिसे आगे चलकर ब्राह्मण समाज का, पहले ब्राह्मण सभा थी ये, ठीक है, जब गठन हुआ तो वो उस समय क्या थी? ब्राह्मण सभा, ठीक। उसके बाद क्या हो गया? ब्राह्मण समाज, ठीक है, के नाम से जाना गया। उनका उद्देश्य क्या था? किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना था, बल्कि हिंदू धर्म में जो बुराई है उसका ही उन्मूलन करना था, उसको बुराई मुक्त करना था, ठीक है। इसके सिद्धांत क्या थे? निराकार ईश्वर, यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ईश्वर एक है, निर्गुण है और निराकार है। वह न तो जन्म लेता है न मरता है, वो सर्वव्यापी है, यानी हर जगह है और अमर है, ठीक। दूसरा सिद्धांत क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध किया इस सभा ने, ठीक है, इस समाज ने। चूंकि ईश्वर निराकार है इसलिए मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। और इन्होंने क्या कहा कि सभा भवन में किसी मूर्ति या चित्र, जो ये सभा थी ब्राह्मण सभा, इसके भवन में जो है किसी मूर्ति या चित्र की पूजा प्रतिबंधित थी, ठीक है। तीसरा क्या है इसका सिद्धांत? सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्मों में क्या है? सच्चाई छिपी हुई है, व्यक्ति को अपने और दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। चौथा क्या सिद्धांत था? अहिंसा और कर्मफल में इनका विश्वास था, नैतिकता पर जोर देते थे, कर्मफल में विश्वास था। सभा भवन में किसी प्रकार की जीव हिंसा पूर्णतः प्रतिबंधित थी। समझ गए? ये जो कुर्बानी उर्बानी होती है इसको प्रतिबंध कर देना चाहिए। खैर, अब इनके खिलाफ जो है विरोध भी हुआ। तो विरोध में क्या हुआ? उस समय तत्कालीन जो रूढ़िवादी हिंदू थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उनके विचारों का कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव थे जिन्होंने इनके अगेंस्ट में धर्म सभा नामक जो है एक संगठन बनाकर ब्राह्मण समाज का विरोध किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के खिलाफ भी ब्राह्मण समाज ने क्या किया? आवाज उठाई थी। 1819 से लेकर 1829 तक राजा राम मोहन राय की रणनीति थी कि वर्ष 1818 में उन्होंने जो है सती प्रथा के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले जो है जनमत तैयार किया, फिर प्राचीन हिंदू शास्त्रों के प्रमाण दिए। शास्त्र कहीं भी इस प्रथा की अनुमति नहीं देते थे, ठीक है, तो वे स्वयं शमशानों में जाते और विधवाओं को समझा बुझाकर रोकते। ऐसी जो है टीमें बनाई जो लालची रिश्तेदारों पर नजर रखते थे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट भी देख लेते हैं। 1829 में इन्हीं सब चीजों के कारण जो है उन्होंने सरकार से अपील भी की थी। तो 1829 में क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूर्णतः गैर कानूनी घोषित कर दिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कब सती प्रथा को रोक दिया गया या सती प्रथा खत्म कर दी गई, वो 1829 में, ठीक। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके कोशिशों के कारण हुआ? राजा राम मोहन राय के कोशिशों के कारण, ठीक है, समझ गए। चलिए ये सब चीजें ना पॉइंट आप कहीं पे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, पत्रकारिता और महिला अधिकार पे भी इसने बात किया। शिक्षण संस्थाएं बने जैसे हिंदू कॉलेज
1817 में बना। डेविड हेयर की मदद से स्थापित किया इन्होंने। अंग्रेजी स्कूल बना 1817 में, स्वयं के धन से खोला, जहां दांते, रूसो और वोल्टेयर ये लोग विचारक थे, ठीक है, इनके विचार पढ़ाए जाते थे। वेदांत कॉलेज भी इन्होंने खोला 1825 में। भारतीय ज्ञान के साथ साथ पश्चिमी भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा इसमें दी जाती थी। पत्रकारिता के पिता भी कहे जाते हैं। इन्हें जो है भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। बंगाल किनको, राजा राम मोहन राय की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिका जो है संपादन और प्रकाशन किया, ताकि जनता को जागरूक किया जा सके, ठीक, उनकी समस्याएं जो है वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई जा सके। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी काम किया, महिला अधिकार के लिए। महिलाओं को पैतृक संपत्ति जो होता है उसमें कानूनी अधिकार देने की मांग की। महिला शिक्षा पे काम किया, विधवा पुनर्विवाह पे काम किया, सती प्रथा के अंत और बहुपत्नी विवाह को जो है गैर कानूनी बनाने के लिए अपने जो है पक्का समर्थन दिया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था इनका और अंतर्राष्ट्रीय सोच, तो किसान हित की इन्होंने बात की। बंगाल के जो जमींदार थे उनके द्वारा किसानों पर किए जा रहे जो अत्याचार थे उसकी कड़ी निंदा की। लगान पर अधिकतम सीमा तय करने की मांग की। प्रशासनिक सुधार क्या किए, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ऊंचे पद देने, भारतीयकरण, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने और जूरी प्रथा लागू करने की भी मांग की। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, स्पेन, अमेरिका, नेपल्स स्वतंत्र के जो स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। इंग्लैंड में आयरलैंड के किसानों अत्याचारों का जो है इन्होंने विरोध किया और सुधार विधेयक न पास होने पर इंग्लैंड छोड़ने की भी चेतावनी दी थी इन्होंने, ठीक। तो मानव सभ्यता का आदर्श अलग थलग रहने में नहीं है, इनके विचार थे, ठीक है, बल्कि चिंतन और काम के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में है। तो कभी कभी पूछ देता है बीपीएससी में, इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा और नीचे जो है आपको ऑप्शन में दे देगा विचारकों के नाम कि बताइए कि ये विचार किनके हैं, ठीक है। तो ये जरा अच्छे से आप देख लीजिएगा कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग थलग रहने में नहीं है, बल्कि चिंतन और काम के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति और राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में है। ये किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज का पूर्ण गठन जो हुआ था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है 1817 से 1905 ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, ठीक है। 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। उनके व्यक्तित्व और भारतीय परंपरा पश्चिमी विचारों का सुंदर तालमेल था। तत्बोधनी सभा जो है 1839 में इन्होंने ही बनाया और इसको जोड़ दिया था ब्रह्म समाज में, ठीक है, समझ गए। ईसाई मिशनरियों को सशक्त जवाब दिया। विधवा विवाह और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया ब्रह्म समाज के थ्रू, ठीक। महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा इनका? तो इनका रहा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज की कमान संभाली इन्होंने। तत्बोधनी पत्रिका के माध्यम से विचारों का प्रचार किया। 1843 में ईसाई पादरी अलेक्जेंडर डफ के साथ कड़ा वाद विवाद हुआ। हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों का दृढ़ता से मुकाबला किया। धीरे धीरे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अश्वनी कुमार दत्त जैसे जो है महान विचारक भी ब्रह्म समाज से जुड़ गए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज में विभाजन, तो पहला चरण आता है कि केशव चंद्र सेन जो है शामिल हुए थे 1858 में। दूसरा चरण आता है कि पहला विभाजन हुआ, ठीक है, मतलब आदि और भारतीय, यानी भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, दो विभाजन जो पहला हुआ तो दो तरह के ब्रह्म समाज हो गए, ठीक है। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था, और जो पहले जो ब्रह्म समाज था जो राजा राम मोहन वाला था उसका नाम हो गया आदि ब्रह्म समाज, ठीक। तीसरा चरण होता है, दूसरा विभाजन होता है, इसमें एक और ब्रह्म समाज उभर के आता है जो 1878 में बनता है, उसको साधारण ब्रह्म समाज का फाउंडेशन हो जाता है, ठीक। तो 3 चरण होते हैं जिसमें पहले तो शामिल होते हैं केशव चंद्र, और दूसरा फिर विभाजन होता है, और तीसरा जो है एक और ब्रह्म समाज बन के आता है सामने। चलिए, तो 1858 में केशव चंद्र सेन जो है, जिनका जन्म 1838 में हुआ, मृत्यु 1884 में, वो ब्रह्म समाज में शामिल हुए। उनकी उत्कृष्ट भाषण कला को देखकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें आचार्य नियुक्त किया था। उनके प्रयासों से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर यूपी, बंबई, मद्रास, पंजाब में भी खुल गई। पहला विभाजन होता है केशव चंद्र सेन जो है समाज
का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, मतलब जो ब्रह्म समाज था उसका, और अंतर जातीय विवाह चाहते थे। मतभेद के कारण भारतीय ब्रह्म समाज बना, नव विधान बना। टैगोर का जो मूल संगठन था उसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया, जैसा मैंने पहले बताया। दूसरा विभाजन होता है 1878 में। बाल विवाह के विरोध में केशव चंद्र सेन जो है वो अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी का विवाह जो है कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि इस तरह की चीज करने के कारण जो है उनके साथी जो है या उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनका विरोध करते हैं, और विरोध करने के कारण साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो कब हुआ? 1878 में। पहला विभाजन 1866 में। समझ गए? तो ये सब याद रखिएगा, ये डेट्स वगैरह की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई पूछ दे, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, ऐसे कहीं पूछ दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो समाज सुधार के नजरिए से ब्रह्म समाज को देखें तो भारत की पुरानी और रूढ़िवादी सोच पर सीधा प्रहार किया। इतिहासकार HCE जकारिया के अनुसार आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में सुधार लाने की शुरुआत राजा राममोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने ही की थी। फिर महिला उत्थान भी किया। क्या मतलब महत्व है? तो महिला उत्थान, सती प्रथा का डटकर विरोध किया। ठीक है, पर्दा प्रथा हटाने की मांग की, बाल विवाह और बहुपत्नी जो प्रथा थी उसको हतोत्साहित किया, तथा विधवा विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक, शिक्षा प्रसार क्या किया? बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा प्रचार प्रसार को पूरा समर्थन दिया। पत्रकारिता के माध्यम से जनगणना का कार्य किया, जन जागरण का कार्य किया। जाति विरोध, जाति प्रथा और छुआछूत जैसी बड़ी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। विदेश यात्रा को जो धर्म विरोध मानने का सोच था उसकी भी कड़ी आलोचना की। इन्होंने विदेश यात्रा भी किया। ठीक है, वेस्टिल में इनका जो है इंग्लैंड में, ठीक, इनका मृत्यु होता है 1833 में। ठीक है, राजा राममोहन राय का। स्पेन, अमेरिका, नेपल्स के स्वतंत्र आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया। आयरलैंड के किसानों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई इन्होंने। समझ गए? तो इनका ये योगदान है हिस्ट्री के अंदर, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, दोबारा आप पढ़ना चाहें, या फिर आप मेरे वीडियो को एक बड़ा अच्छा कोई ऐप आता है, ऐप ढूंढ के देखिए जिसमें सिर्फ ऑडियो आप सुन सकते हैं। अगर आप वीडियो ना देखना चाहें, आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने कान में आप ईयरफोन लगा लीजिए और उसमें आप यूट्यूब पे वीडियो चला के भी ऑडियो सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। समझ गए? चलिए इससे आगे डिस्कशन जारी रखते हैं, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जो है केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा और टैगोर और उसके अलावा राजा राममोहन राय, इन सब के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें परमहंस सभा से प्रार्थना समाज तक की बात करेंगे। ठीक है, पहले जो है परमहंस सभा 1849 में फाउंडेशन होता है। यह एक गुप्त समाज था, वास्तव में ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी। इसका जो मुख्य काम धार्मिक विषयों के बजाय समाज सुधार की गतिविधियों पर केंद्रित था। प्रभाव क्षेत्र सीमित होने के कारण इसको जो है 1860 में विघटित कर दिया जाता है। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग जो है मुंबई में स्थापित करते हैं। अभी मुंबई, उस समय बंबई। इसमें केशव चंद्र सेन का संयोग होता है। बाद में इसमें महादेव गोविंद रनाडे, RG भंडारकर, NG चंदावरकर जैसे नेता जुड़ जाते हैं। यह एक बौद्धि एक तत्ववादी संगठन था जिसमें सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया। ठीक, अब क्या क्या बल दिया, किन चीजों पे बल दिया? तो जाति विरोध, जाति व्यवस्था को जो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, जो हमारा वर्ण व्यवस्था उसको अस्वीकार कर दिया। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह पे इन्होंने जोर दिया, विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए बढ़ावा देने की बात कही समाज में। वहीं स्त्री शिक्षा पे भी इन्होंने जोर दिया, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। बाल विवाह पे रोक लगाने की मांग की। ठीक है, विवाह की आयु में वृद्धि करने की मांग की। ठीक, खासकर महिलाओं के। अब आगे है यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक,
इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जो है कुछ संगठन भी स्थापित किए थे। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आंदोलन की पृष्ठभूमि देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन स्टार्ट होता है 1820 से 30 के दशक में। बंगाल के बुद्धिजीवियों के बीच जो है एक रेडिकल उग्रवादी प्रवृत्ति जन्म लेती है। यह विचारधारा राजा राम मोहन राय के विचारों से अधिक आधुनिक और क्रांतिकारी थी। हेनरी विवियन डेरोजी का इसमें क्या योगदान है? एक युवा आंग्ल भारतीय थे। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज कलकत्ता में प्रधानाध्यापक थे। ठीक, वे फ्रांस की क्रांति और उसके विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से बहुत ही गहराई से प्रभावित थे। इन्होंने हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ठीक है, स्थापित किया संगठन एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्यूजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, तीसरा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और चौथा बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब। ठीक, 1831 में इनके साथ दुखद घटना होती है। 1831 में डेरोजियो को क्या किया जाता है? हिंदू कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उसी वर्ष इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उन्हें उस समय बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शैक्षणिक और सामाजिक सुधारक। तो इनका क्या योगदान रहा? इनका रहा कि इन्होंने संस्कृत कॉलेज सुधार 1850 किया। प्रिंसिपल बनकर वहां पे उन्होंने ब्राह्मणों के संस्कृत अध्ययन पर एकाधिकार को समाप्त किया और गैर ब्राह्मण छात्रों को प्रोत्साहित किया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया और बंगाली वर्णमाला यानी वर्णों परिचय लिखी इन्होंने। तो अगर पूछा जाए कि वर्णों परिचय किसने लिखा, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा। ठीक, दूसरा काम इन्होंने क्या किया? स्त्री शिक्षा और बेथुन स्कूल की स्थापना की। बंगाल में 35 से अधिक जो है बालिका लड़कियों के लिए विद्यालयों से सीधे जुड़े थे। कई का जो खर्चा ये स्वयं उठाते थे। 1849 में कलकत्ता के बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के द्वार इन्होंने खोले। तीसरा काम इन्होंने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के लिए इन्होंने आंदोलन किया। तो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया। उनके अथक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। देखिए, सती प्रथा को हटाने के लिए किसने कोशिश किया था? राजा राम मोहन राय 1829। ठीक, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए किया। ठीक है, तो 1856 में यह अधिनियम पारित हुआ। बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह का कड़ा विरोध भी इन्होंने किया। ठीक, समाज के रूढ़िवादी लोगों ने स्कूल जाने वाली छात्राओं का अपमान किया, उनके माता पिता का बहिष्कार तक कर दिया। फिर भी विद्यासागर डटे रहे, नहीं हटे अपने कार्य से, अपने काम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल शास्त्री जामवेकर और ज्ञान प्रकाश मंडलियां। तो बाल शास्त्री जामवेकर जो थे वो 1812 से 1846 के अंदर रहे। मराठी पत्रकारिता के इनको पिता कहा जाता है। ठीक, जामवेकर जो है इस पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त इन्होंने किया। उसके अलावा दर्पण नाम की जो है 1832 में साप्ताहिक पत्र विधवा पुनर्विवाह और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रतिपादित किया। दूसरा दिग्दर्शन 1840। ये सब ना नाम नोट कहीं कर लीजिए, आप लोग कहीं लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कार्य किया और कब किया वो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ बता रहा हूँ। दिग्दर्शन में क्या करते थे? वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विषयों पर जो है ये पत्र लिखते थे। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना और कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के निदेशक रहे थे। ठीक है, इन तीनों के ये निदेशक रहे थे, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इनको भूलिएगा नहीं। उसके अलावा ज्ञान प्रकाश मंडलियां 1848 में स्टार्ट होती है। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त युवा भारतीयों द्वारा स्थापित किया जाता है। इनकी दो प्रमुख शाखाएं थी जो उस समय सक्रिय थी। पहली तो मराठी शाखा और दूसरी गुजराती शाखा। सामाजिक कुप्रथाओं, समकालीन प्रश्नों और लोकप्रिय विज्ञान पर खुले व्याख्यान और बहसों के लिए आयोजन किया जाता था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? समाज में चेतना जगाकर लड़कियों को स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। परमहंस मंडलियां
गुप्त समाज सुधार। महाराष्ट्र में 1849 में दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम जैसे संस्थापकों द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की जाती है। देखिए, अब ऐसा नहीं सोचिए कि परमहंस ने जो है परमहंस मंडली की स्थापना की थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे नाम है तो इसको जो है नोट कर लीजिए। यह भी एक गुप्त समाज के रूप में शुरू किया गया था जिसने हिंदू धर्म और समाज में सुधार का बीड़ा उठाया, यानी हिंदू धर्म में और हिंदू समाज में, या समाज कह सकते हैं, उसमें सुधार के लिए बीड़ा उठाया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एकेश्वरवाद पे इन्होंने जोर दिया कि केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखिए। जाति उन्मूलन पर भी इन्होंने जोर दिया, जाति प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना। सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा बना भोजन ग्रहण करना, ठीक है, ये भी इन्होंने कार्य किया। उसके अलावा महिला उत्थान के लिए सबने काम किया। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पे पुरजोर वकालत की। विस्तार इन्होंने क्या क्या किया? धीरे धीरे जो है पुणे से सतारा में और आदि शहरों में भी इसकी शाखाएं खुली, ठीक है, तो ये विस्तार हुआ। आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज और महात्मा ज्योतिराव फूले, ठीक, तो स्थापना और विचार पे बात करते हैं। तो ज्योतिराव फूले जो है 1827 से 1890 का जन्म माली जाति में होता है और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका? निस्वार्थ सामाजिक सेवा और स्त्रियों, जो स्त्री हैं, ठीक है, औरतें हैं और निम्न जाति के लोगों के लिए जो है लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। उसके अलावा इन्होंने लिखी गुलामगिरी 1873 में। प्रसिद्ध पुस्तक को शोषित जन सामान्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, ठीक है, ये पुस्तक। और राजा बली को जन आंदोलन का प्रतीक बनाया इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा महिला उत्थान के लिए काम किया। पत्नी जो इनकी थी सावित्रीबाई फूले, इनकी सहायता से इन्होंने पुणे में भारत का पहला पूर्ण बालिका स्कूल स्थापित किया। 1854 में विधवाओं के लिए आश्रय स्थल खोला। महात्मा की उपाधि कब मिलती इनको? जाति उन्मूलन, पुरोहित वर्ग के विरोध और दलितों को नई पहचान देने के कारण जो है, इन कार्यों के कारण जनता इनको महात्मा की मानद उपाधि देते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकहितवादी और गोपाल गणेश अग्रकर। तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी 1823 से 1892 ब्रिटिश शासन में न्यायाधीश रहते हुए भी लोकहितवादी उपनाम से साप्ताहिक प्रभाकर में क्रांतिकारी लेख लिखते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक, लिख लीजिए कहीं पे। और ये जो है तार्किक सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की मांग की इन्होंने। यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को ही परिवर्तित कर देना चाहिए, ये इन्होंने बोला। हितैषु ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश जैसी पत्रिकाओं की नींव डालने वाले अग्रणी भूमिका भी इन्होंने ही निभाई। ये लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, ठीक है। अब बात करते हैं गोपाल गणेश अग्रकर की। 1856 से 1895 अंधविश्वास के कड़े विरोधी और सशक्त मानवीय तर्कों के समर्थक थे। न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गुसन कॉलेज के सह संस्थापक भी थे। बाद में फर्गुसन कॉलेज के प्राचार्य बने। लोकमान्य तिलक के केसरी के पहले संपादक थे। जो लोकमान्य तिलक का केसरी जो पत्रिका था उसके ये पहले संपादक थे। वैचारिक मतभेद के कारण अपना पत्र सुधारक शुरू किया इन्होंने, जिसके माध्यम से अस्पृश्यता यानी छुआछूत और कठोर जाति व्यवस्था के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई, ठीक। इनके योगदान को भी याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और सोशल सर्विस लीग। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने लिखा याद है? किसने बनाया? सॉरी,
तो ये 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 तक में अपने गुरु एमजी रनाडे की प्रेरणा से स्थापित किया था इस सोसाइटी को। देश सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना और युवाओं को निस्वार्थ सेवा के लिए प्रोत्साहित करना। 1911 में हितवाद नाम का पत्र का ये प्रकाशन करते हैं। तो अगर पूछ दे कि हितवाद, ठीक है, किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। राजनीतिक गतिविधियों में भी स्वयं को बनाए रखा पहले। बाद में जब इन्होंने मतलब द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई तो उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों से खुद को अलग रख लिया। ठीक है, पहले ये राजनीतिक गतिविधियों में थे शुरुआत में। ठीक, आदिवासी बालिकाओं के लिए आश्रम जैसे स्कूल बनवाए और बालवाड़ियां बनवाई। ठीक है, गोखले की मृत्यु होती है 1915 में और बाद में श्रीनिवास शास्त्री जो है वो इसकी अध्यक्षता संभालते हैं। किसकी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ठीक, सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी इसके फाउंडर थे। तो नारायण मल्हार जोशी जो है उन्होंने बम्बई में इसकी स्थापना की थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीब और कामकाजी लोगों को बेहतर जीवन और कार्य की दशाएं उपलब्ध कराना। शिक्षा और संस्कृति पे जोर दिया। स्कूल, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, नर्सरी कक्षाएं जो हैं खोली इस सोशल सर्विस लीग ने। ठीक है, कानूनी सहायता भी देते थे। अदालतों में गरीब मजदूरों की ओर से मुकदमों की पैरवी करते थे। ठीक है, यानी लड़ते थे। ठीक, मुकदमा। और मजदूर आंदोलन भी चलाए इन्होंने। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो 1836 से 1886 दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता के पुजारी थे। तीव्र साधना से इन्होंने आध्यात्मिक परमानंद प्राप्त किया। कोई पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी। मुख से जो निकले सरल वाक्य ही थे वही इनकी मुख्य शिक्षाएं बनी। परमहंस मठ की स्थापना की इन्होंने, क्योंकि शिष्यों को संगठित करने के लिए इस मठ की स्थापना की गई। ध्यान और भक्ति को जो है पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर की उपासना का सर्वोत्तम उपाय बताया। ठीक, उसके अलावा इनका मुख्य सिद्धांत जो था वो मानव सेवा को ही माधव सेवा यानी भगवान की सेवा मानते थे। प्रत्येक मनुष्य को जो है ईश्वर साक्षात मूर्त रूप मानते थे। राम, हरि, ईसा और अल्लाह सभी एक ही परमेश्वर है, अलग अलग इनके नाम हैं, ये मानते थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र थे। नरेंद्रनाथ दत्त नाम था। रामकृष्ण से गहराई से प्रभावित हुए। 1886 में रामकृष्ण के देहवासन के बाद उनके विचारों को विश्व पटल पर ले जाने का कार्य इन्होंने किया। ठीक है, इन सभी आंदोलन ने मिलकर 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत में एक नव जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। जाति, लिंग, अंधविश्वास के विरुद्ध एक सशक्त आवाज बनकर उभरा। ठीक है, चलिए इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आते हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय आध्यात्मिक पुनर्जागरण के प्रतीक एक ऐसे युग पुरुष की गाथा है जिन्होंने वेदांत को विश्व के समक्ष रखा और सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को कलकत्ता कॉलेज में थे और इनका नाम नरेंद्रनाथ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म, आध्यात्मिक खोज और गुरु शिष्य संबंध के बारे में। तो जन्म होता है, बचपन गुजरता है स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है कोलकाता में। बचपन से ही उनकी तीव्र आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वे नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। रामकृष्ण परमहंस से मिलन हुआ। ठीक है, जब मिले अपनी आध्यात्मिक खोज में श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, उनके परम शिष्य बन गए। रामकृष्ण जी शिक्षा की जो शिक्षा थी
उसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नव हिंदूवाद के प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है रामकृष्ण के उपदेशों को तत्कालीन भारतीय समाज की परिस्थितियों के अनुरूप बताया। नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सबसे प्रमुख उपदेशक के रूप में उभरे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है। वैचारिक आधार क्या है? विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं, उपनिषदों, गीता के दर्शन तथा महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह के महान उपदेशों को आधार बनाकर पूरे विश्व को उच्च मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी। ज्ञान और कर्म का सिद्धांत उनका स्पष्ट मानना था, अगर ज्ञान के साथ इस वास्तविक संसार में कर्म न किया जाए तो वह ज्ञान पूरी तरह निरर्थक है। ठीक, उसका कोई भी काम नहीं है। स्थापना का उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार करना, मानवीय सहायता और सामाजिक भलाई को सर्वोच्च उद्देश्य बनाना, जीव सेवा ही शिव सेवा, यानी एक मतलब जीव सेवा मतलब जो जिंदा लोग हैं जो हैं उनकी सेवा करना, यानी जिसके अंदर प्राण है, यही भगवान की सेवा करना है। तो कर्म की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करना, आधुनिक विज्ञान और तकनीक के माध्यम से गरीबी को दूर करना। ठीक, यही उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन की स्थापना का। ठीक है, चलिए। धार्मिक सहिष्णुता और कुप्रथाओं का विरोध। तो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे। विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की। सभी धर्म समान है। धार्मिक संकीर्णता और कट्टरपन की कड़ी निंदा की। हिंदू मुस्लिम एकता 1898 उन्होंने 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए हिंदू और मुस्लिम धर्मों का संगम एकमात्र आशा है। छुआछूत का विरोध किया। हिंदू समाज में फैले मुझे मत छुओ के आदर्श को उन्होंने हिंदू धर्म की सबसे बड़ी भूल और त्रासदी बताया। जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी पीड़ित और दरिद्र जन है। समझ गए? यानी जिस पे मैं विश्वास करता हूं वो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो दुखी हैं, पीड़ित हैं या फिर दरिद्र हैं, गरीब हैं, वो ही मेरा भगवान है। यही कहने का मतलब। समझ गए? चलिए, रामकृष्ण मिशन के सामाजिक कार्य क्या क्या रहे? तो उनके पहले कार्य हैं शिक्षा संस्थाएं। तो मिशन ने देश के अलग अलग भागों में स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय स्थापित किए। दूसरा है आपदा प्रबंधन। बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी के समय जो है मिशन बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करने सबसे आगे खड़ा रहता था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आगे चलकर इस मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप ले लिया जो आज भी विश्व भर में कार्यरत है। विज्ञान का समर्थन, मानव मात्र के कल्याण और गरीबी दूर करने के लिए आधुनिक विज्ञान और नई तकनीक के उपयोग पर विशेष बल दिया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिकागो और विश्व धर्म सम्मेलन। शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, ऐतिहासिक भाषण दिया उन्होंने वहां पे। 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने जो है प्रतिभाग किया। उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि वेदांत केवल हिंदुओं का धर्म नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। पूर्व और पश्चिम का मिलन। उन्होंने कहा यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो ये संपूर्ण मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। युवाओं को संदेश दिया, भारत की प्राचीन गौरवशाली सभ्यता पर गर्व करें और जातिवाद, छूत को जो है राष्ट्रीय कमजोरी माने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। जन्म होता है इनका 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, गुजरात के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण फैमिली में। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। 1845 से 1860 में जो है ये सत्य की खोज करते हैं 15 वर्षों तक। ठीक, पूरे देश में सत्य की खोज करने के लिए भटकते रहे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में, जो अब मुंबई है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में 1875 में। बाद में मुख्यालय जो है इन्होंने लाहौर में स्थानांतरित कर दिया। 1883 में इनका निधन हो जाता है। स्वामी दयानंद का निधन हो गया। उनके आदर्शों को लाला लाजपत राय आदि ने आगे बढ़ाया।
उनकी प्रमुख पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक, उनके सभी मुख्य विचार और चिंतन इसी में संकलित है। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए ये सब पूछता है क्वेश्चन। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत और सुधार, तो 10 प्रमुख सिद्धांत थे। वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत है, पहला सिद्धांत। दूसरा, मूर्ति पूजा का पूर्ण खंडन। एक, निराकार ईश्वर में विश्वास, तीसरा। चौथा है अवतारवाद और तीर्थ यात्रा का विरोध। पांचवा है कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास। छठा है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। सातवां, बाल विवाह बहु विवाह का विरोध। आठवां है विधवा विवाह समर्थन। और नौवां, हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार। वहीं 10वां, शुद्धि आंदोलन द्वारा धर्म परिवर्तन, लोगों को वापस लाना। समझ गए, घर वापसी। सामाजिक सुधार इन्होंने क्या क्या किए। आर्य समाज ने बाल विवाह रोकने के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लड़कियों की आयु जो है 16 वर्ष निर्धारित की। अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री पुरुष समानता का जो है पुरजोर समर्थन किया। शुद्धि आंदोलन भी चलाया इन्होंने। इसके माध्यम से दबाव या लालच में जिन लोगों ने धर्म को छोड़ दिया था, उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का भी प्रयास किया। 1893 में आर्य समाज 2 समूहों में बट गया। पहला था डीएवी कॉलेज पाश्चात्य समूह और दूसरा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय महात्मा समूह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख धर्म सुधार आंदोलन भी हुए, उसमें सेवा सदन 1908 में हुआ। बहराम जी मालाबारी ने दीवान दयाराम गिड्डूमल के साथ मिलकर स्थापित किया था। समाज द्वारा जो है, इस समाज द्वारा सताई और शोषित महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है, दूसरा है देव समाज। यह 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में स्थापित किया था। रिश्वत, मांसाहार और मदिरा पानी यानी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। बाल विवाह के विरुद्ध मुखर आवाज इन्होंने उठाया और नैतिक शिक्षा देव शास्त्र में संकलित किया। ठीक है, धर्म सभा 1830 में स्टार्ट होता है और इसके फाउंडर थे राजा राधाकांत देव, इन्होंने ही स्थापित किया। अत्यंत रूढ़िवादी संस्था थी, राजा राम मोहन राय के प्रगतिशील विचारों के विरोध में बनी थी। सती प्रथा के समर्थन के लिए कुख्यात, परंतु बालिका शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक, भारत धर्म महामंडल ये 1902 में बनता है। सनातन धर्म सभा, धर्म महा परिषद और धर्म महामंडली के विलय से बना। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख नेता थे इसके। वाराणसी में केंद्रीय मुख्यालय इनका था। सनातन हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये कार्य करते थे। भारत धर्म महामंडल 1902। आगे बढ़ते हैं। राधा स्वामी आंदोलन, तो राधा स्वामी आंदोलन 1861 में हुआ। शिव दयाल साहब तुलसीराम ने आगरा में स्थापित किया था इसको। एक परम ईश्वर गुरु की सर्वोच्चता, सत्संग और सादगीपूर्ण जीवन, यही मुख्य सिद्धांत इन्होंने दिया। सन्यासी बनने के बजाय सांसारिक जीवन में ही पवित्रता का मार्ग इन्होंने बताया। ऐतिहासिक समग्र ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है। इन सभी आंदोलन ने भारतीय समाज में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक सुधार की भावना जगाई। जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह और अंधविश्वास के विरुद्ध एकजुट आवाज उठाई। उसके अलावा क्या, आधुनिक भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और अन्य सुधार आंदोलन ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। इनके प्रयासों से ही हिंदू धर्म मिशनरियों की धर्म परिवर्तन गतिविधियों से सुरक्षित रहा। भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। ठीक है, यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व का अध्यात्मवाद सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह पूर्ण मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट दे दे, बोले कि किसने कहा। ठीक है, चलिए अभी ये डिस्कशन जारी रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। श्री नारायण गुरु और SNDP आंदोलन, तो ये आंदोलन स्टार्ट होता है केरल में। ठीक है, एक ऐतिहासिक परिदृश्य, एक क्रांतिकारी अध्याय है। जाति विरोधी संघर्ष और मंदिर प्रवेश, मुस्लिम सुधार आंदोलन का एक व्यापक गाथा है 1888 से लेके 1938 तक का। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें।
आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है? इजवा समुदाय की दयनीय स्थिति से स्टार्ट होती है, क्योंकि इनकी दयनीय स्थिति इसलिए है कि केरल की सबसे बड़ी पिछड़ी जनजाति है, दलित जाति थी, जो उस समय टचेबल थी। ठीक है, इनको छूत के तहत माना जाता था, अछूत माना जाता था। ये केरल की कुल आबादी का 26% था। इस जाति के लोग जो है मुख्य रूप से तारी या शराब निकालने या बेचने का काम करते थे। ठीक है, जैसे पासी होते। आंदोलन का स्वरूप क्या था? एक अत्यंत प्रभावशाली क्षेत्रीय आंदोलन था, जिसका जन्म केरल के समाज में दलित पिछड़े वर्ग और शोषक ब्राह्मण वर्ग के बीच बढ़ते टकराव के कारण हुआ था। प्रणेता क्या थे? प्रणेता, ठीक। इस आंदोलन की शुरुआत जो है केरल की इजवा जाति के महान संत श्री नारायण गुरु स्वामी, ठीक है, जिनका जन्म 1856 में होता है, 1908 में मृत्यु ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरबी पूरम आंदोलन स्टार्ट होता है। क्रांतिकारी कदम इसमें क्या उठाते हैं कि वर्ष 1888 में जो है शिवरात्रि के पावन अवसर पर पिछड़ी जाति के होने के बावजूद जो है नारायण गुरु ने समाज की परवाह न करते हुए केरल के अरबी पूरम नामक स्थान पर नदी से एक पत्थर निकालकर क्या करते हैं? भगवान शिव की प्रतिमा के रूप में स्थापित कर देते हैं। जब रूढ़िवादी ब्राह्मण ने इसका विरोध किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देवताओं की पूजा और आराधना करने में केवल ब्राह्मणों का एक अधिकार नहीं है। इस आंदोलन को अरबी पूरम आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि दक्षिण भारत के शोषित लोगों में एक नई चेतना जगाई और भविष्य के कई आंदोलन की पृष्ठभूमि को भी तैयार कर दिया। बाद में दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन हुए वो सब इसी आंदोलन से प्रेरित थे। जातीयता और परजातीयता यानी रेसिज्म और कास्टिज्म को बढ़ाने वाली जो दीवार थी उसको गिरा दी। ठीक, आपसी घृणा को दूर करो, सद्भाव बढ़ाओ, हम सभी यहाँ भाई भाई की तरह रहेंगे। ये किसने कहा? श्री नारायण गुरु। अरबीपुरम मंदिर की दीवार पर लिखा एक ऐतिहासिक संदेश है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। SNDP योगम की स्थापना। तो वर्ष था 1889 में अरबीपुरम क्षेत्र योगम की स्थापना हुई। ठीक है, की गई थी। बाद में इजवा समुदाय की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसे एक बड़े संगठन में बदलने का निर्णय लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 1903 में श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, इसी को कहते हैं SNDP, को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। ठीक है, तो श्री नारायण गुरु जो है स्थायी अध्यक्ष हुए, परमानेंट प्रेसिडेंट हुए, आंदोलन के आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक थे। ठीक, कुमारन आसन ये जनरल सेक्रेटरी बने, महासचिव। ठीक है, SNDP योगम के प्रसिद्ध कवि थे उस समय और समाज सुधारक थे। डॉक्टर पलपू। SNDP के निर्माण के अथक प्रयास, इससे पहले इजवा मेमोरियल और मलयाली मेमोरियल के माध्यम से पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया। ठीक है, डॉक्टर पलपू ने। आगे बढ़ते हैं। SNDP के 4 प्रमुख उद्देश्य और परिणाम हुए। ठीक है, तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक अधिकार, स्कूलों और कॉलेजों में जो है इस समुदाय के छात्रों को प्रवेश का अधिकार दिलाना। मंदिर प्रवेश बहुत ही महत्वपूर्ण, अछूत माने जाने वाले लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश का समान अधिकार दिलाना। तीसरा, सरकारी नौकरियां, सरकारी सेवाओं में पिछड़ों की भर्ती कराना और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। चौथा था राजनीतिक प्रतिनिधित्व, देश की राजनीति में पिछड़ों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना। वहीं परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन के कारण? केरल में दलितों को अनेक मानवीय अधिकार प्राप्त हुए, वर्जित क्षेत्रों और रास्तों पर उन्हें प्रवेश मिला, उनमें शिक्षा का तेजी से प्रचार हुआ। ठीक है, प्रसार हुआ। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख जाति विरोधी आंदोलन। वेक्कालिंगा संघ मैसूर में 1905 में होता है। मैसूर का एक मजबूत ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था जिसने गैर ब्राह्मण जातियों को संगठित करने का काम किया था। न्याय आंदोलन, जस्टिस मूवमेंट मद्रास में हुआ। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने मिलकर विधायिका और सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मण जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसने निम्न जाति के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की जोरदार मांग की।
वहीं आत्मसम्मान आंदोलन 1920 की दशक में स्टार्ट होता है। ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार जिनको कहा जाता है, और बालीजा नायडू इस क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को सीधी चुनौती दी। अनुयायियों ने घोषणा की कि किसी धार्मिक कर्मकांड या शादी ब्याह में ब्राह्मणों की उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य नहीं है और बिना पंडितों के शादी करने का आह्वान किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैकोम और गुरुवायूर सत्याग्रह। तो वैकोम सत्याग्रह 1924 में स्टार्ट होता है। केपी केशव के नेतृत्व में केरल में ऐतिहासिक वैकोम सत्याग्रह होता है। मुख्य मांग क्या थी? दलितों और पिछड़ों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने का और हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का समान अधिकार दिया जाए। पंजाब के जाटों और मदुरै के स्थानीय निवासियों ने इस सत्याग्रह में आकर अपना समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में स्वयं केरल की यात्रा की और त्रावणकोर प्रशासन से सत्याग्रहियों जो सत्याग्रही थे उनकी मांगे पूरी करने की अपील भी की। ठीक है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में होता है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हुआ तो केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन तेज हो गया। के केलपन, जिन्हें केरल का गांधी कहा जाता है, और केरल के विख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने गुरुवायूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के एक दल का नेतृत्व करते हुए मोर्चा खोल दिया। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं और वामपंथी नेताओं जैसे पी कृष्ण पिल्लई एवं AK गोपालन ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और इसमें शामिल होकर सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा एक शाही राजज्ञा जारी करते हैं जिसके तहत सरकार के नियंत्रण वाले सभी मंदिरों में, ठीक है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं दलितों के लिए। ठीक, और हमेशा के लिए खोल दिए गए। इसी तरह क्रांतिकारी आदेश वर्ष 1938 में C राजगोपालाचारी की कांग्रेस सरकार ने मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 स्थापना और पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस के उदारवादी नेता MG रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने इसकी स्थापना की थी। इसका पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। संयोग से इसी समय मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी वार्षिक अधिवेशन, ठीक है, दूसरा ही अधिवेशन चल रहा था। ठीक, वास्तव में यह कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा की तरह ही काम करती थी क्योंकि इसके सभी बड़े नेता कांग्रेस से सीधे जुड़े हुए थे। कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों पर बात करती थी, यह कॉन्फ्रेंस सामाजिक मुद्दों पर बात करती थी। ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना, बहुपत्नी प्रथा यानी एक से अधिक विवाह का कड़ा विरोध करना, कुलीन प्रथा यानी उच्च कुल के नाम पर होने वाले शोषण का विरोध करना, याचना अभियान फ्लेज मूवमेंट के तहत लोगों से लिखित प्रतिज्ञा लेना कि अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम समाज के प्रमुख सुधार आंदोलन, बहावी आंदोलन, शाह वलीउल्लाह 1702 से 1762 ने मुसलमानों के नैतिक और सामाजिक पतन पर गहरा चिंतन व्यक्त किया। आगे चलकर जो है शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी 1786 से 1831 ने इन विचारों को लोकप्रिय बनाया। भारत को दारुल हरब के स्थान पे दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया गया। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। दूसरा टीटू मीर फराजी आंदोलन, ठीक है, टीटू मीर सैयद अहमद के शिष्य थे, ने बंगाल में शरिया लागू करने और जमींदारों व नील सौदागरों के खिलाफ संघर्ष किया। 1831 में मृत्यु हो गई। फराजी आंदोलन 1818 में स्टार्ट होता है। हाजी शरीयतुल्लाह के स्टार्ट करते हैं, ने पूर्वी बंगाल में इसकी शुरुआत की। उनके पुत्र दूदू मियाँ ने 1840 के बाद इसे क्रांतिकारी रूप दिया और लाठीधारी कार्यकर्ताओं का दल तैयार किया। अहमदिया आंदोलन 1889 में स्टार्ट होता है। मिर्जा गुलाम अहमद इसको स्टार्ट करते हैं पंजाब के कादियान से। इस उदारवादी आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की। इसने जिहाद के विरुद्ध
आधुनिक शिक्षा का समर्थन और धर्म राज्य पृथक्करण की वकालत की, यानी धर्म अलग और राज्य अलग, समझ गए, यानी राजनीति अलग और धर्म अलग। मानव अधिकारों और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। प्रमुख ग्रंथ बराहीन ए अहमदिया, ठीक है, बराहीन ए अहमदिया को प्रमुख ग्रंथ माना इन्होंने। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन, परिचय देख लेते हैं। 1817 से 1898 दिल्ली के सम्राट परिवार में जन्मे, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ था। ब्रिटिश न्यायिक सेवा में जज रहे। 1888 में नाइटहुड की उपाधि भी मिली सर सैयद अहमद खान को। MAO कॉलेज 1875। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, MU की। सामाजिक सुधार, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, पीरी मुरीदी के विरोधी थे। महिला साक्षरता, आधुनिक शिक्षा पर प्रबल समर्थन देते थे। विचारधारा में बदलाव, शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बाद में कांग्रेस विरोधी हो गए और फूट डालो राज करो की नीति के मोहरे बन गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश के हैं और दोनों मिलकर एक राष्ट्र, वन नेशन बनाते हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी आपसी एकता और प्रेम पर निर्भर है। हिंदू मुस्लिम भारत रूपी एक सुंदर दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं। सर सैयद अहमद खान प्रारंभिक विचार थे, बाद में बदल गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में। देखिए, इसमें आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वे एक बौद्धिक आध्यात्मिक क्रांति की बात है, जिसमें देवबंद से लेकर अडियार तक, पारसी समुदाय से लेकर जो सिख गुरुद्वारा था वहां तक आंदोलन न केवल धर्म समाज को सुधारना चाहते थे बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की भी नींव रख रहे थे। ठीक, चलिए देवबंद आंदोलन 1866 की बात करते हैं। देवबंद आंदोलन मुस्लिम समाज का एक पुनर्जागरणवादी यानी रिवाइवलिस्ट धार्मिक आंदोलन था, जिसे रूढ़िवाद उलमाओं द्वारा शुरू किया गया था। इसकी स्थापना 1866 में संयुक्त प्रांत, आज के उत्तर प्रदेश, सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर हुई थी। मुख्य उद्देश्य पहला क्या था? पवित्र कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का मुसलमानों के बीच प्रचार प्रसार। दूसरा उद्देश्य विदेशी शासकों जैसे अंग्रेजों और गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखना। संस्थापक कौन कौन थे इसके? तो मोहम्मद कासिम नानोतवी, ठीक है, 1832 से 1880। वहीं रशीद अहमद गंगोही, ठीक है, 1828 से 1905 इसके संयुक्त रूप से स्थापना की थी। ठीक है, चलिए देवबंद बनाम अलीगढ़, दो विपरीत धाराएं थी। ठीक है, तो देवबंद का रुख क्या था कि अंग्रेजी आधुनिक शिक्षा संस्कृति का कड़ा विरोध करेंगे। मुसलमानों का कल्याण जो है वो धार्मिक उत्थान से ही होगा। ब्रिटिश सरकार के समर्थन की नीति की निंदा करते थे। 1888 में कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया था। सर सैयद अहमद के संगठनों के खिलाफ फतवा जारी किया था। वहीं अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान का आंदोलन था। ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा और आधुनिकता का समर्थन करते थे। अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति थी। मुसलमानों को आधुनिक बनाने का प्रयास करते थे। आधुनिक शिक्षा से संयुक्त राष्ट्रवादी संघ और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। देवबंद ने इन प्रयासों को आत्मघाती बताया था। महमूद उल हसन, ठीक है, देवबंद के विचारों को नया राजनीतिक स्वरूप दिया। इन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों और राष्ट्रवादी प्रेरणाओं के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया। बाद में जमीयत उल उलमा, ठीक ने, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय एकता और मुस्लिम हितों की रक्षा का कार्य संभाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शिबली नुमानी और नदवतुल उलमा, 1894 से 1896। देवबंद स्कूल के एक अन्य महान समर्थक शिबली नुमानी का मानना था कि पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए। इसकी स्थापना जो है लखनऊ में नदवतुल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना 1894-96 में होती है। हिंदू मुस्लिम एकता पर ये जोर देते हैं। वे कांग्रेस के आदर्शों में पूरा विश्वास रखते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसी सुधार आंदोलन ये स्टार्ट होता है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसी बुद्धिजीवियों का एक समूह है, 1891 में स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं रहनुमाई मजदाए स्नान, ठीक है, मजदाए स्नान सभा का
1851 में। इसका मुख्य उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन पवित्र सभ्यता को समाज में पुनः स्थापित करना। ठीक है, प्रमुख नेता इसके कौन थे? नेरोजी, फरदूनज, वहीं दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, के आर कामा और एस एस बंगाली। राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका, सत्यवादी नामक इस राष्ट्र प्रसिद्ध पत्रिका के माध्यम से सभा के संदेश पारसी समुदायों के घर घर पहुंचाए गए। महिला उत्थान पे बड़ा जोर दिया इन्होंने, पर्दा प्रथा का विरोध किया, विवाह बाल विवाह का भी विरोध किया, विवाह की आयु में वृद्धि और महिला शिक्षा को जोरदार बढ़ावा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इन प्रयासों के कारण फारसी समुदाय बहुत कम समय में भारतीय समाज में एक अत्यंत आधुनिक, शिक्षित और प्रगतिशील समुदाय के रूप में सामने आया। जो बोलना चाहता हूं पहले ही निकल जाता मुंह से। खैर, सिख सुधार आंदोलन। देखिए, 19वीं शताब्दी में सिख समुदाय में दो बड़े आंदोलन हुए। एक तो शिक्षा धर्म की रक्षा के लिए, दूसरा गुरुद्वारों के प्रबंधन के सुधार, मतलब प्रबंधन में सुधार, मैनेजमेंट में सुधार के लिए। तो सिंह सभा आंदोलन होता है 1873 में। इसके तहत क्या होता है? अमृतसर में शुरू होता है। उद्देश्य आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध कराना, ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़िवादियों के प्रभावों के खिलाफ संघर्ष, अब पूरे पंजाब में खालसा स्कूल कॉलेजों का नेटवर्क स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य क्या था? अकाली आंदोलन। ठीक है, दूसरा आंदोलन अकाली आंदोलन 1921 सी सभा की सक्रिय शाखा, ठीक है, थी। उद्देश्य क्या था? गुरुद्वारों को भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना जो ब्रिटिश संरक्षण में संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। बड़ा शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। वहीं तीसरा था सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 से 1925। अकालियों को ऐतिहासिक सफलता मिलती है। सभी ऐतिहासिक जो गुरुद्वारा था उसका प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया। ठीक है, अकाली नेताओं ने बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सराहनीय भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल आंदोलन स्टार्ट होता है। इस अंतरराष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत दो विदेशी बुद्धिजीवियों, रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की, ठीक है, 1831 से 1891 और अमेरिकी कर्नल MS ऑलकॉट ने की थी, जो भारतीय दर्शन और संस्कृति से गहराई से प्रभावित थे। स्थापना हुई 1875 में न्यूयॉर्क में। अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। भारत में आगमन होता है 1882 में। वैश्विक मुख्यालय मद्रास चेन्नई के पास अडियार में स्थानांतरित होता है। सिद्धांत क्या है? ध्यान, योग, चिंतन के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर अटूट विश्वास था। ठीक है, समानता क्या? समानता पे भी जोर दिया। बिना जाति, रंग, लिंग या नस्ल के भेदभाव के संपूर्ण मानव जाति कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान। तो 1907 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद आयरिश महिला एनी बेसेंट सोसाइटी की वैश्विक अध्यक्ष चुनी गई। 1893 में ही भारत आ चुकी थी और उनके अध्यक्ष बनते ही आंदोलन को लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है, कि लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस पारंपरिक हिंदू धर्म के साथ साथ आधुनिक पश्चिमी विज्ञान विषयों की भी शिक्षा इसमें दी जाती थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU 1915, यही स्कूल आगे चलकर BHU बना। पंडित मदन मोहन मालवीय की मुख्य भूमिका इसमें रही। महिला शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुधार आंदोलन का समग्र मूल्यांकन। तो सकारात्मक पहलू ये रहा कि रूढ़िवादिता को चुनौती, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा और पर्दा प्रथा पे करारे प्रहार किए गए। पुरोहितवाद का अंत हुआ। धर्म ग्रंथों के अनुवाद से आम लोग स्वयं धर्म पढ़ सकने लगे। तार्किकता का विकास हुआ। हर परंपरा को तर्क वितर्क की कसौटी पर कसने की समझ आई। हीन भावना की समाप्ति हुई। भारतीयों को अपनी समृद्ध विरासत का ज्ञान हुआ। राष्ट्रवाद की नींव रखी गई। इसी चेतना से भारत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट हुआ। नकारात्मक क्या पहलू रहे? सीमाएं क्या रही? सीमित दायरा। यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरी मध्यम और उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे। अतीत का अत्यधिक गुणगान, बार बार पीछे देखने और धर्म ग्रंथों के प्रमाण देने की होड़ लग गई। सांप्रदायिकता को बढ़ावा। धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल ने समाज को अप्रत्यक्ष रूप से बांटने का काम किया। सांस्कृतिक उपेक्षा। वस्तुकला, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला पूरी तरह से उपेक्षित रहे। धार्मिक सौहार्द को धक्का लगा। इसी मानसिक दूरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। समझ गए?
आगे बढ़ते हैं। इतिहास के अमर वाक्य क्या क्या हैं? तो ईश्वर की सच्ची उपासना वही है जिससे न केवल उस व्यक्ति विशेष का अपितु समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। ये केशव चंद्र सेन ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू मुस्लिम की प्रणालियों यानी सिस्टम्स का जो है संगम एक ही मात्र आशा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 1898 में। स्वामी विवेकानंद, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं तब तक मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके खर्च से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते। ये भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था। हम दोनों हिंदू मुसलमान भारत की हवा पर पलते हैं। हम गंगा यमुना का पवित्र पानी पीते हैं। हम दोनों एक ही देश के, एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर ही निर्भर करता है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। पहले जो विचार थे, मुख्य निष्कर्ष क्या निकल के आता है? ये सुधार आंदोलन यद्यपि अपनी अपनी सीमाओं के भीतर काम करते रहे थे, लेकिन उन्होंने मिलकर भारतीय समाज को आधुनिकता, तर्क और राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर किया, जो अंततः स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है और डिस्कशन भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास के अगले चैप्टर में, 11वें चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।